Hello everyone, this is Bushra Khan. Welcome to RNN Podcast. सेंट्रल जेल रावलपिंडी ने इमरान खान के हवाले से एक लेटर जारी की है। वो क्या है आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन जब बात करते हैं पीटीआई एमएनए मिस्टर जमशेद दस्ती साहब की, तो उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है और सेनेट इलेक्शंस केपीके का फैसला भी जारी हो गया है। इसके अलावा आपको बताएंगे मशहूर इंडियन कॉमेडियन एक्टर कपिल शर्मा पर अटैक हुआ है। इसके पीछे क्या तफसीलात है ये भी आपको बताएंगे। लेकिन अब हम बात करेंगे इजराइल और ईरान के हवाले से। ईरानी सहाफ़ी ने यह दावा किया है जवान न्यूज़ में, ये लिखा है स्पेशली मिस्टर नेतन्याहू का नाम लेकर कि उन्होंने जादू टोनों के जरिए इजराइल से वार किए और ईरान पर जंग लड़ी। इसमें कितनी हकीकत है ये भी आपको बताएंगे। लेकिन मूविंग ऑन, हॉकी टीम की जानब से लगता है कुछ गिले शिकवे सामने आ रहे हैं। हॉकी टीम शदीद फंड्स की कमी का शिकार लग रही है और पाकिस्तानी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के एक्टर मिस्टर हुमायूं सईद ने भी कुछ गिले शिकवे किए हैं। कहते हैं कि जब जब मेरी फिल्म पाकिस्तान में रिलीज होती है तो मेरी उस हर फिल्म से नफरत की जाती है और मुझे उम्र का ताना दिया जाता है। मैं ये सब तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगी। मेरे साथ मौजूद है मिस्टर नईम हनीफ, सीनियर जर्नलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले बात कर लेते हैं मिस्टर इमरान खान की। सेंट्रल जेल रावलपिंडी ने एक लेटर जारी किया है सुपरिटेंडेंट जेल ने। प्लीज बताइए उस लेटर में क्या लिखा है। असल में ये जो रोज़ वावेला किया जाता है कि जी अंदर बड़े बुरे हालात हैं और कोई भी ख़ास तौर पे वो हलीमा बाजी जब मिल के आती है ना तो वो आके बाहर ना पैनिक फैला देती हैं मीडिया में। और मैंने काफ़ी दिन पहले आपको बताया था कि इमरान खान ने पैगाम भिजवाया था बाहर, जो जेल के बाहर हमारे जो मीडिया के दोस्त डेली ड्यूटी करते हैं उन्हें कि आप जो है ना हलीमा को ज़्यादा वो कवर ना करें जी, और उनकी चीज़ें ख़ास तौर पे सोशल मीडिया पे उस तरह से जो है ना आप ना चलाएं। तो अदरवाइज जो है ना आज बिल्कुल जिसको कहते हैं कैटेगोरिकली मुतलका जो जेल है उन्होंने एक लेटर जारी किया है। आप इस लेटर को उनकी प्रेस रिलीज भी कह सकते हैं। और जो जो सहूलियात जो हैं वो इमरान खान को मुयस्सर हैं जेल के अंदर, ये असल में उसकी तफसील है। बताइए। वो हम पढ़ देते हैं ताकि उनके जो फैंस हैं, मद्दाह हैं, उनको थोड़ा सा अंदाजा हो जाए कि हालात एडे खराब नहीं है। वो अंदर जो है ना उनको बी क्लास एक कैटेगरी है किसी भी कैदी के लिए, और इस लेवल के लीडर के लिए कह लें तो वो दी जाती है। तो उसके मुताबिक ये है कि जेल हुकाम का कहना है कि बानी पीटीआई को जेल हज़ा में कानून व कायदा के मुताबिक बी क्लास की तमाम तर सहूलियात मुयस्सर हैं, जिसमें इनकी खुराक, सेहत, मुतालिया, कुतुब अखबारात समेत वर्जिश और वॉक शामिल है। ठीक। फिर वो कहते हैं कि वाज़ेह रहे कि बानी पीटीआई को बी क्लास की तमाम सहूलियात मुयस्सर हैं, ताहम इनको 7 सेल्स पर मुश्तमिल कम्प्लेक्स में रखा गया है और वहाँ चहलकदमी के लिए खुला सहन भी मौजूद है। बानी पीटीआई के पास एक्सरसाइज के लिए साइकिल, एलईडी, अखबारात और ज़ाती इंतखाब के मुताबिक कुतुब की सहूलियात भी मुयस्सर हैं। ठीक है जी। मज़कूरा सहूलियात दीगर बी क्लास के असीरान को मुयस्सर नहीं है। अब यहाँ पे स्पेशल प्रोटोकॉल, हाँ, एक टेक्निकल जो है उन्होंने क्लैरिटी की है कि बी क्लास में ये सब कुछ शामिल नहीं है। ठीक है, अगर आप किसी दूसरे कैदी की बी क्लास को कंपेयर करें बानी पीटीआई की बी क्लास के साथ तो फर्क है चीजों में। अच्छा, वो फर्क कुछ थोड़ा सा मुझे पता है, वो मैं आपको वो भी बाद में बताऊंगा। अच्छा, उसमें वो कहते हैं कि मजीद बराह बानी पीटीआई को अपना खाना तैयार करवाने के लिए बाकायदा एक कैदी कुक फराम किया गया। कैदी कुक? जी जी जी, शेफ जो है वो अंदर से ढूंढा है उन्होंने, वो पक्का पक्का दे दिया है, जो कि उनका नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना और उनकी ख्वाहिश के मुताबिक चाय कॉफी जब जो भी जरूरत हो वो बना के देता है। ये उसकी ड्यूटी है, वो ड्यूटी पे मामूर है। वाज़ेह रहे कि बानी पीटीआई जब से जेल में हैं उन्होंने 413 मरतबा ट्विटर से ट्वीट करवाया, 413 मरतबा, जिससे उन्होंने अपने पार्टी वर्कर्स को अहम मुल्की सियासी सरगर्मियों के बारे में हदायत जारी की हैं, जैसा कि आम इंतखाबात 2024, ज़िमनी इंतखाबात समड़याल, पीटीआई का 26 नवंबर 2024 का एहतजाज, हुकूमत के साथ मुज़ाकरात या 26वीं आईनी तरमीम के बारे में पार्टी का लाहेअमल शामिल है। इसके साथ ही साथ गुज़िश्ता 12 माह से भी कम अरसे में यानी अगस्त 2024 से अब तक बानी पीटीआई के बयानात 45 अहम मौक़ों पर सुर्खियां बन चुके हैं,
जो कि वो अंदर बैठ के दे रहे हैं। मजीद ये कि 2024 से ताहाल 10 बैनुल-अक़वामी मीडिया चैनल्स के साथ भी बाहमी तामुल कर चुके हैं, यानी कि उनके साथ वो इंटरेक्शन कर चुके हैं, जिनमें फॉक्स न्यूज़ है, उसके बाद WSJ न्यूज़ है, उसके बाद ITV है, रॉयटर्स है, टेलीग्राफ है, ये तमाम जो हैं और दीगर बैनुल-अक़वामी चैनल्स इसमें शामिल हैं। इसके साथ रोज़ाना की बुनियाद पर अंदरूने जेल होने वाली मुख्तलिफ अदालती समातों के दौरान मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल और अखबारात के सहाफ़ियों से बराह रास्त सारा दिन वो मुखातब रहे हैं। सारे प्रोटोकॉल्स हैं, सारी सहूलियात मौजूद होने बी क्लास कैटेगरी। अभी और बता देते जी। इसके अलावा गुज़िश्ता 3 माह में 66 ख़वातीनो हज़रात, जिनमें बानी PTI की पार्टी के सियासी लीडर, फैमिली मेंबर्स और वकला ने मुलाकातें की हैं। वो जो कहते हैं नहीं मुलाकात नहीं करने दी जाती, वो कहती है उस बाजी उज़्मा को नहीं करने दी, वो कहती बाजी अलीमा को नहीं करने ऐसा दी। कुछ नहीं है। जेल अज़ा में मुतय्यन डॉक्टर्स दिन में 3 मरतबा मज़कूरा हवालाती का तिब्बी मुआयना करते हैं। मज़कूरा से मुराद है कि बानी चेयरमैन का, बानी चेयरमैन से मुराद है इमरान खान का। जी। ठीक है जी। इमरान खान से मुराद है साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान, जी। उनसे मुराद है बुशरा बीबी के मौजूदा हस्बैंड। अच्छा, उसके बाद ये होता है कि इनके तमाम वाइटल्स चेक किए जाते हैं। गुज़िश्ता 2 हफ्तों की चेकिंग के दौरान मज़कूरा कैदी को किसी भी किस्म की बीमारी या आर्जा रिपोर्ट नहीं हुआ है और वो मुकम्मल तौर पर अल्हम्दुलिल्लाह सेहतमंद है। आप भी बोले अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। अच्छा, उसके बाद और उनके वाइटल्स बिल्कुल मुकर्ररा मेयार के मुताबिक हैं। मजीद बराह बानी PTI को वॉक और एक्सरसाइज की मुकम्मल सहूलियात मुयस्सर हैं और अपने अहाता के खुले सहन में 2 घंटे हर रोज एक्सरसाइज करते हैं और जेल कायदो ज़ाबत और गवर्नमेंट की तरफ से B क्लास की जारी करदा सहूलियात में जेल इंतजामिया इनकी हिफाजत, सिक्योरिटी और सेहत के हवाले से अपने फ़राइज़ मनसबी भरपूर अंदाज में अदा कर रही है। पूरी जेल इसी काम पे लगी हुई है। सोशल मीडिया और सियासी जमातों की तरफ से बानी PTI की जानब से जो खबरें और अफवाहें फैलाई जा रही हैं, इसमें किसी भी किस्म की कोई सदाकत नहीं है और ना ये सिर्फ सनसनी फैलाने और सस्ती शोहरत के हसूल के लिए किया जा रहा है। बानी PTI जेल में मुकैयद किसी भी असीर से ज्यादा सहूलियात और मुराद हासिल कर रहे हैं और इनके साथ कोई इम्तियाजी सलूक रवा नहीं रखा जा रहा। बानी PTI जो दावा करते हैं कि उन्होंने मुल्क में सबसे ज्यादा वोट लिया है, जेल में भी वो जीत गए हैं। जेल में सबसे ज्यादा जो सहूलियात हैं जो उनकी बनती भी नहीं है B क्लास की, वो भी बानी चेयरमैन जो है PTI उनको मिल रही हैं और जेल की सहूलियात के एतबार से अडयाला जेल का नंबर 1 कैदी बन चुके हैं। बानी PTI कैदी नंबर साबका 804, अब तो कोई पौने 500 या 495 नंबर है, तो वो जीत चुके हैं। सबसे ज्यादा जेल के अंदर सहूलियात लेने वाले शख्स PTI के बानी चेयरमैन इमरान खान है, वो बन चुके हैं। ये आपके लिए खबर है बहुत बड़ी, बहुत शुक्रिया, वो जीत चुके हैं और आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपको खास तौर पे और तमाम जो है वो इमरान खान के जितने चाहने वाले हैं, फॉलोअर्स हैं दुनिया भर में, और खास तौर पे ओवरसीज वाले बड़े परेशान हैं। वो तो हाँ, वो इतने परेशान है, तो वो ये तरीके से उनको प्रोटोकॉल ये बिल्कुल ये एक मरासला आ गया है और ये चैलेंज है जेल इंतजामिया की तरफ से और मुतलका इदारों की तरफ से। और इस मरासले में मैं तो पढ़ के जो है ना, मुझे ये लगा है कि इतनी बड़ी सक्सेस और फतह हासिल करके बानी चेयरमैन अंदर बैठे हुए हैं। इसमें रह क्या गया है? LED अंदर लगी, LED पे वीडियो गेम तो नहीं खेलते होंगे ना, LED पे मसलन क्या देखते होंगे? लेकिन सर आपसे एक क्वेश्चन था। जी, क्वेश्चन कर लें। जैसे कि उनका स्टेटस साबिक वजीर आज़म है, तो आपको लगता है कि उनको इतनी सर्टेन प्रोटोकॉल्स या सहूलियात नहीं देनी चाहिए या देनी चाहिए थी? चलें, आपकी ओपिनियन क्या है? आप अमेरिका की उनकी तकरीर निकाल लें, उनका आप बानी चेयरमैन का खिताब निकाल लें, जब वो एक तज़हीक आमेज लहजे में ललकार रहे थे और उनके लहजे के अंदर मैं उस शख्स का नाम नहीं लेना चाहता, वो नजर आता था उनके लहजे के अंदर, और वो कहते थे कि ये नवाज शरीफ जो है ये कहता है मुझे गर्मी लगती जेल में, तो अभी तो मैं वापस जा रहा हूँ और मैं जेल के अंदर अगर मुझे को पता चल गया कहीं AC लगा हुआ है, कहीं कूलर लगा हुआ है, तो मैं आते ही तुम्हारे AC उतारता हूँ, ठीक है, तुम्हें खिलाता हूँ मैं रोटियां। वो तकरीर निकाल लेना, मैंने तो नहीं की थी, मैंने तो नहीं की, इमरान खान ने की थी। शलवार कमीज पहनी हुई थी, ऊपर कोट पहना हुआ था, खेड़ी पहन के गए थे और बड़ा वो जो है ना पसंद किया गया था कि वाशिंगटन में जाके वो बंदा शलवार कमीज में मलबूस था। वो तकरीर जरा निकाल के देख लें। उन्हें कहा मैं जेलों के अंदर तुम्हारी जिंदगियां अजाब बना दूंगा, ये कहा था। उसी मुकाफात अमल
ये है, और उसी जेल में, ये तकरीबन उसी जेल में है, जेल तकरीबन वही है। फिर गालबन वो कोट लखपत भी आए थे। तो अब उस जेल का मेन्यू, उसमें उनको दी गई सहूलियात, वो मैंने आपके सामने पढ़ी हैं। जेल सुप्रीडेंट और तमाम जो मुतलका इदारे हैं उनके चैलेंज के साथ ये दस्तखत शुदा मरासला है। ये दस्तखत शुदा सेंट्रल जेल रावलपिंडी के सुप्रीडेंट के दस्तखत के साथ जारी की गई, और ये डेट है 15/7/2025। ठीक है जी। तो ये आ गया है, ये हमने आपके सामने पढ़ दिया है। और बी क्लास में अगर किसी को अभी भी कीड़ा हो, कीड़ा समझती है, बरसात में जो होता है निकल आता है, तो अभी भी किसी को कीड़ा हो तो वो इसको चैलेंज कर दे, जाके इस मरासले को चैलेंज कर दे और इसको चेक कर ले। और एक कीड़ा ये भी हो सकता है कि बी क्लास में सहूलियत क्या है, तो वो भी चेक कर लें कि बी क्लास में क्या क्या सहूलियत है। कम से कम ये सहूलियत बी क्लास में नहीं है। ये तो एक्स्ट्रा स्पेशल प्रोटोकॉल एग्जैक्टली। अब जब कुक दे दिया गया है तो कुक जो है उससे आप कुछ भी आपने, वो जो देसी मुर्गे की बात होती है और फलां की बात होती है, और सबसे बढ़कर जो है ना स्पेशल डाइट का उनका ख्याल इमरान खान का इशू है, सबसे ज्यादा एक्सरसाइज। उन्होंने एक्सरसाइज कभी मिस नहीं की। मेरी उनसे एक मुलाकात हुई, तो उस मुलाकात में समी इब्राहिम थे गालबन और साबिर शाकर भी थे। तो उस मुलाकात में मैंने देखा तो वो हमारे सामने बैठे थे टेरेस पे बनी गाला के, तो ट्राउजर के नीचे दोनों टांगों के ऊपर हमें कोई उभार नजर आ रहे थे उनके घुटनों के नीचे। तो मैंने कहा कि हाँ साहब ये क्या है, तो उन्होंने वो ट्राउजर ऊपर करके नीचे दिखाया, तो लेदर के पाउच थे और उनके अंदर वेट था, और वो टांगों के साथ वेट बांध के रखता था। ठीक है, तो मैंने कहा, उन्होंने कहा मैं ये वेट टांगों के साथ बांध के मैं ऊपर चढ़ता हूं पहाड़ी बनी गाला की, और वो एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज उन्होंने कभी मिस नहीं की। मैं आपको बताता हूं, गालबन परवेज मुशर्रफ के दौर में जब उनको गिरफ्तार करने के लिए जो है वो गिरफ्तारी के ऑर्डर आ गए, उन पे पर्चे हो गए, और ये पंजाब यूनिवर्सिटी में कोई थोड़ा स्टूडेंट्स ने उनको थप्पड़ थप्पड़ भी मारे थे, ये उन्हीं दिनों की बात है। वहां से वो भागे दीवार फलांग के, और वो गार्डन टाउन के एक घर में छुपे हुए थे। अच्छा, हमें पता था, लेकिन चूंकि हमारा काम तो ये नहीं है, वो तो इदारों का काम था उन्हें ढूंढना। तो उस घर के अंदर फिर वो 10 मरले का घर था, इमरान खान वहां छुपे हुए थे। तो इमरान खान से वो पूछा, उस जो भी मेजबान थे, और गालबन महमूद रशीद थे जिनका वो घर था, या जिन्होंने अरेंज किया वो पनाहगाह उनको छुपाने का एक जो मुकाम था। तो उन्होंने कहा कि खान साहब बताएं क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे खाने पीने का इशू नहीं है, मुझे एक ना ट्रेडमिल चाहिए, एक्सरसाइज करने के लिए मशीन चाहिए। तो फिर उधर से करीब से मुझे उस पॉइंट का भी पता है जहां से उनके लिए ट्रेडमिल और एक वो साइकिल और ये 2-3 चीजें और डंबर उनको वहां पहुंचाए गए। तो वो जितने दिन वहां पे छुपे रहे तो वहां भी एक्सरसाइज की। तो ये जो सबसे बड़ी एक सहूलत है उनको एक्सरसाइज करने की, वॉक करने की, वो एक उनके वो स्पोर्ट्समैन है, जाहिर बात है। तो ये उनकी एक वीकनेस है। और बाकी उनके दोस्त है, आप जानते हैं, इसी हिसाब से वो जितनी एक्सरसाइज करते हैं और जितना वो करते हैं, उनकी डाइट खुराक भी उसी हिसाब से है। वो माशाल्लाह आज के दिन तक डाइट उनकी वो फिट है, खाना पीना जो है ना वो खाते हैं। मैं पता नहीं किनको सुन रहा था, हाँ नजम सेठी को, तो वो कह रहे थे कि वो खान के आगे तो पूरा बकरा रख दो और बातें करता करता हाँ बकरा खा जाएगा। ये अभी नजम सेठी हालिया प्रोग्राम में बात कर रहे थे 2-3 दिन पहले। तो वो ये वजह ये है कि उन्होंने अपने आप को एक वो एक्सरसाइज करना और यानी कि ना उसमें रखा हुआ, उस मोड में ऑलवेज। वो आज भी वो मुझे एक्सरसाइज याद आती है उनकी 92 के वर्ल्ड कप से पहले जो कजाफी स्टेडियम में कैंप में वो एक्सरसाइज करते थे। उनकी टांग में उन दिनों मुझे याद है प्रॉब्लम था, राइट लेग में उन्हें कोई चोट आ गई थी और अब वर्ल्ड कप के लिए जाना भी था। तो मुझे आज तक याद है कि वो एक अलग से ग्राउंड के अंदर उनकी वो फिजियो होती थी और फिर वो पूरी एक्सरसाइज करना, और गालबन वो जाकिर खान की ड्यूटी होती थी बहुत ज्यादा उस पे ना, वो उनकी वो सारी फिजियो और वो सारा करना। तो ये मामला जो है वो डे फर्स्ट से उन्होंने अपने साथ रखा है। अलबत्ता ये सारा मेन्यू आपके सामने है। बी क्लास से भी ज्यादा सहूलियात बी उनको प्लस कह देते हैं, बी प्लस कह हाँ लें, जी, चलें बी प्लस कैटेगरी है उनकी, और इसमें हाँ ऐसी कोई अभाम नहीं है कि उनको कोई मायूसी का सामना करना पड़ता है या कोई उनके साथ जो रवैया है वो ठीक नहीं है। वहाँ पे स्पेशल प्रोटोकॉल्स है। और नाजरीन जो इस वक्त इस आईडीए के साथ शिकवों में थे, गिले शिकवे कर रहे थे कि उनको कोई सहूलियात नहीं मिल रही जिस उम्र में है वो, ऐसा कुछ नहीं है। एनीवेज सर, जब बात करते हैं सेनेट इलेक्शंस की, केपी के सेनेट इलेक्शंस का फैसला जारी हो गया, वो फैसला प्लीज बताइए।
सेनेट इलेक्शन जो है ना, एक तो जो है होने जा रहे हैं गालबन ये 11 नशिस्तों पे 21 जुलाई को 21 जुलाई को। और एक तो ये खैबर पख्तूनख्वा जो है सेनेट की 11 नशिस्तों पर पोलिंग जो है 21 जुलाई को पीर के तय दिन। पाई है। उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की गई है। ठीक। उस फहरिस्त के मुताबिक जो है इलेक्शन कमीशन के मुताबिक जनरल नशिस्त के लिए JUIF के अताउल हक, पीपल्स पार्टी के तलहा महमूद, नून लीग के नियाज अहमद जनरल नशिस्त के लिए उम्मीदवार होंगे। जबकि आजाद उम्मीदवार मुराद सईद, आजम स्वाति और नूरुल हक कादरी। अब देखें ना, यहाँ भी एक नया ड्रामा। मुराद सईद एक मफरूर आदमी है, इश्तिहारी है, तो वो बानी ने उसको वो कर दिया, टिकट दे दिया। अच्छा, उसके बाद ये है कि नूरुल हक कादरी जनरल नशिस्त के उम्मीदवार होंगे। और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की फहरिस्त जो जारी की है, उसमें इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सेनेट की 11 खाली नशिस्तों पर 21 जुलाई को 16 उम्मीदवार मैदान में उतरेंगे। और इसमें जो है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, केपी असम्बली से सेनेट की नशिस्तों पर इंतखाबात में PTI को 3 नशिस्तों से हाथ धोना पड़ सकता है। उसमें इलेक्शन कमीशन के मुताबिक फैसल जावेद है, मिर्जा अहमद अफरीदी हैं, मोहम्मद वकास हैं, दिलावर खान है, फैजुर रहमान है, इरफान सलीम है, शफकत अयाज, खुरम जिशान, अजहर काजी, आसिफ रफीक, ये आज़ाद उम्मीदवारों में शामिल है। इलेक्शन कमीशन का बताना है कि खवातीन की 2 नशिस्तों के लिए 4 खवातीन उम्मीदवार मदे मुकाबल हैं, जिनमें पीपल्स पार्टी से रुबीना खालिद है और रुबीना नाज है। ये दोनों रुबीनाएं लड़ रही हैं पीपल्स पार्टी से। जबकि आशा बानो और महविश अली बतौर आज़ाद उम्मीदवार हिस्सा लेंगी। यहां से इलेक्शन कमीशन के मुताबिक टेक्नोक्रेट और आलम की 2 नशिस्तों के लिए 6 उम्मीदवार मद्दे मुकाबल हैं, जिनमें JUIF से दिलावर खान शामिल हैं। जबकि खालिद मसूद, इरशाद हुसैन, आजम स्वाति, नूरुल हक कादरी और वकास अहमद काजी आजाद उम्मीदवारों में शामिल होंगे। अच्छा, यहाँ पे ना एक खबर ये भी है कि उधर पीपल्स पार्टी और JUIF का इत्तेहाद हो गया। वो जो है ना, होने से मुराद इम्कान है, लेकिन इम्कान को ना आप समझे कि हो गया। ठीक, आप इम्कान को समझिए हो गया ये। और ये जो है ना, जो बिलावल साहब की और मौलाना फजल रहमान की मोहब्बत है ना पुरानी, वो कंजेक्टिव मुलाकातें याद है आपको? जी बिल्कुल। जब वो किसी से बात नहीं करना चाहते थे, तो बिलावल ने, जब भी बिलावल भुट्टो ने राब्ता किया, तो उन्होंने कहा जी आप तशरीफ ले आए। तो वो जाते थे, उन्हें मनाते थे, कन्विंस करते थे, चीजें करते थे। तो मौलाना साहब का, मुझे लगता है कि आसिफ अली जरदारी से ज्यादा जो एक कंफर्ट लेवल है वो बिलावल के साथ है। तो मुझे लगता है कि बिलावल साहब ने काम डाला है और ये मिलके इलेक्शन लड़ेंगे। अच्छा, मिलके इलेक्शन जब लड़ेंगे तो फिर सूरत हाल जो है वो खासी मुश्किल होगी PTI के लिए। उसमें यह है कि बाबसूख जराये के मुताबिक ये दावा सामने आया कि PP रहनुमाओं के JUI के साथ राब्तों में पेशरफ्त हुई है। दोनों जमातों के वफूद मुख्तलिफ अमूर को हतमी शक्ल देंगे। कबल अजीज सरबराह JUIF मौलाना फजल रहमान अपने एक बयान में कह चुके हैं, PTI से ताल्लुकात में म्याना रवि और इख्तलाफ को इख्तलाफ तक रखना चाहते हैं। वो मौलाना साहब कुछ दिनों से ना खुश नहीं है। अली मीन गंडापुर के जो है ना, वो मुख्तलिफ स्टेटमेंट से और उनकी बड़कों से, और बावजूद इसके कि मौलाना ये भी नहीं चाहते कि वहाँ पे कोई अनस्टेबिलिटी आए और अदम एतमाद की तहरीक का मामला। मौलाना की ख्वाहिश ये है कि PTI की ही हुकूमत रहे, लेकिन इन हाउस तब्दीली आए और वजीर आला को PTI खुद ही बदल दे। इस तरह का प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है। अलबत्ता डिपेंड करता है, लेकिन यह है कि JUIF का इत्तेहाद अगर होता है पीपल्स पार्टी के साथ, तो ऑब्वियसली PTI का पलड़ा जो है वो कमजोर हो जाएगा टू सम एक्सटेंट। बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि जो आप कह रहे हैं कि वो चाहते हैं कि PTI की हुकूमत रहे, मेरे ख्याल से ये फिर अच्छा, ये उनका कहना है। हाँ जी, ऑब्वियसली आप अगर वो हमदुल्ला साहब को सुने तो वो जरा अग्रेसिव है। हाँ जी, वो पढ़ रहे हैं 3-4 दिन से। लेकिन मौलाना साहब जो है ना, वो थोड़ा सा इतना अग्रेसिव नहीं उस मामले में नजर आ रहे। लेकिन ये है कि पार्टी पॉलिसी होती है, अगर हमदुल्ला साहब सख्त बात कर रहे हैं तो लगता है अंदर को डिसीजन इस तरह का हो गया। और अगर इन्हें मौका मिला तो मेरा ख्याल है ये हुकूमत उल्टा भी देंगे। जाहिर सी बात है सर, सियासी जमातों का काम क्या। और एनीवेज, मिस्टर जमशेद दस्ती जो कि PTI MN है, उन्हें नाअहल कर दिया गया है, इसके पीछे क्या वजूहात है? जमशेद दस्ती ना, वो एक ना सियासी फुटबॉल नहीं होता बेचारा, उसको ठुड्डा मार के कभी कहीं फेंक दिया जाता है, कभी कहीं फेंक दिया जाता है। मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसी पार्टी है जिसमें जमशेद दस्ती ने पॉलिटिक्स नहीं की है। तो मुझे एग्जैक्ट जो है कंप्लीट जो फैसला है
अब वो तो नहीं मैंने देखा भी, लेकिन ये है कि कोई जाली डिग्री की वजह से उनको निकाल दिया गया है, जाली डिग्री। नाअहल कर दिया गया है। और कम अज कम उनकी नाअहली जो है वो 5 साल होगी, और 5 साल तक वो एक ब्लैक लिस्ट है। पार्लिमानी सियासत नहीं कर सकेंगे 5 साल तक। अब 5 साल बाद भी जब वो अगर इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने आते हैं तो वहाँ पे उस इलेक्शन में क्या पॉलिसी होती है, क्या कानून होता है, वहाँ पे ग्रेजुएशन जो है वो शर्त होती है, तो फिर भी वो फंसेंगे। अलबत्ता यह है कि वो जो सफ़र था एक पीपल्स पार्टी से नून लीग, इत्तेहाद, पीटीआई, वो सारे का सारा जो है वो ख़त्म हो गया। और ज़ाहिर है कि आज़ाद हैसियत में जमशेद दस्ती ने इलेक्शन जीते हैं, तो उनके वोटर्स को बड़ी मायूसी हुई होगी और बड़ी सुबकी का सामना करना पड़ा होगा, क्योंकि उनके वोट का इतना गलत इस्तेमाल किया गया। और उनके वोटर की तरफ से एक जो उन्हें ये मनसब दिलवाया गया उसकी वो हिफाजत नहीं कर सके। ये उससे बड़ी नाअहली है कि आप जो है ना नॉकआउट हो गए, अपने जोर के साथ ही बाहर गिर गए आप जाके। तो इतने ड्रामे इस शख्स ने किए। आपने देखा होगा पंजाब असेंबली के सॉरी कौमी असेंबली के अंदर किस किस तरह के वो कभी सजदा कर रहा होता है, कभी कोई एक्ट उसने करना होता है, कभी वो बाहर आपको खोती रेडी पे नजर आएगा। तो वो इस तरह का ना एक बड़ा एक्टर किस्म का एमएनए था, तो नाअहल हो गया इस और तरह। एमएनए थे। हाँ, और ये बचत होगी इनकी, ये वो मियां नवाज शरीफ वाला जो सिचुएशन थी उसके लिए जो अमेंडमेंट आई, और ताहयात नाअहली का कानून जो है उसको बदल के 5 साल कुछ कर दिया उन्हें गया। फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई तो है। वो अब वो मियाँ साहब को जैसे उससे फायदा हो गया, तो वो नाअहली की मुद्दत जो है किसी भी पार्लियामेंटेरियन के लिए, तो वो 5 साल कर दी गई ज्यादा से ज्यादा। तो अब जो है जमशेद दस्ती को भी 5 साल भुगतने पड़ेंगे। से भारत की बात करते हैं। मशहूर कॉमेडियन इंडियन मिस्टर कपिल शर्मा, उन पर अटैक हुआ है। इस अटैक का पूरा वाकया बयान कीजिए। किसने किया होगा, या अगर तो मालूम है कि कौन है जिसने करवाया, अब क्या हालत है उनकी, मिस्टर कपिल शर्मा की? कोई जख्मी हालत है या नहीं, या बचत हुई है? और ये जो आर्टिस्ट होते हैं ना, इनके सामने तो पानी वाली पिस्तौल से आप फायरिंग कर देना तो वो बेचारे ਉਹਦੇ ਨਾਲ सहम जाते हैं। मैं कपिल शर्मा से मिला हुआ हूँ। मैं जो है जब ये कॉन्टेस्ट लड़ रहा था मुकाबला, तो मैं इंडिया ही था, और स्टार प्लस की दावत में मैं गया था। तो जजेस में थे वो शेखर सुमन, सिद्धू और उमर शरीफ, जी। पाकिस्तान से थे। तो मैंने वो इसका वो फाइनल कवर किया हुआ। तो हम तकरीबन को 2 हफ्ते वहाँ रहे, JW मैरियट। तो ये रोज़ ही इससे मुलाकात होती थी। तो कपिल शर्मा का थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना ज़रूरी है कि ये बड़ा ही एक बेचारा एक समझ लें कि एवरेज फैमिली यहाँ की, लुधियाने की, चंडीगढ़, ये टोटल इसका ख़ानदान है। और इसने ज़िंदगी में पहली दफ़ा मुंबई देखा था। जब ये मुकाबला लड़ने आया था, इसने पहले ज़िंदगी में कभी मुंबई नहीं देखा हुआ था। तो इसके लिए ऐसे ही था ये अमेरिका आया हुआ है, ये इसकी खुशी थी। और अमानुल्लाह मरहूम से सारी रात इसने जो है ना वो पंच लाइनें लेनी, वो बातें सुननी, जुगते और उनको ट्रांसलेट करके अगले दिन उर्दू में, तो ये मुकाबला लड़ता था जाके। अमानुल्लाह साहब तो नहीं है, उनका बेटा जो है वो तो हैं, वो भी वहीं पे मौजूद थे। तो अब जो है मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल ही मिडिल क्लास फैमिली से ये ताल्लुक रखने वाला करेक्टर है, वहाँ पे हिट हो गया। वो कॉमेडी शॉमेडी तो इंडिया में है कोई नहीं, कॉमेडी तो एवरेज कॉमेडी है वहाँ पे थ्रू आउट 1947 से लेके आज तक इंडिया में कॉमेडी बिल्कुल एवरेज है। जी। आप फिल्म की कॉमेडी ले लें, उनका थिएटर उठा के देख लें, उनका टीवी उठा के देख लें, कॉमेडी उनके पास है ही नहीं। और वो हमेशा मुतासर रहे हैं पाकिस्तान की कॉमेडी से। यहाँ जो है दिलीप कुमार से लेके और मधुबाला से लेके ये सारे मोइन अख्तर का फैन ग्रुप है। और आगे आप शुरू हो जाए संजय दत्त, गोविंदा और ये अक्षय कुमार यहाँ पे रॉयल पाम में आके वो शागिर्दियाँ कर रहा है, गंडे बनवा रहा है उमर शरीफ के। और उसके बाद जो है ना ये कपिल शर्मा शो स्टार्ट होता तो नसीम विक्की जाके वो स्क्रिप्ट लिख रहा है, और वो एक बदर है वो जाके पंच लाइनें बनाता था वहाँ पे। और फिर इन्होंने पाकिस्तानी कॉमेडियंस को बुलाना शुरू किया, और उसके साथ इन्होंने अपने स्टार प्लस ने और सोनी ने और मुख्तलिफ जी ने अपने जो है ना कॉमेडी शोज़ बनाना शुरू किए, वो शकील सिद्दीकी के साथ और हमारे आर्टिस्टों के साथ, बब्बू बराल भी गए। और तो कॉमेडी का जब इन्हें एक जिसको कहते हैं ना कि कीड़ा उभरा, तो पाकिस्तानी कॉमेडियंस से इन्होंने हेल्प ली बहुत ज़्यादा। तो कॉमेडी के मामले में तो मुझे हमेशा वो जितना मर्जी वो हिट हो जाए, जितना मर्जी वो रिच हो जाए, जितना मर्जी वो पॉपुलर हो जाए, लेकिन कॉमेडी शॉमेडी जो है ना वो
उनके पास से छू के भी नहीं गुजरी हुई। उनका जो नंबर 1 जॉनी लीवर है वो बेचारा क्या कॉमेडी है उसकी। और कपिल शर्मा को सिर्फ ये है कि आगे शाहरुख खान बैठा हुआ मिलता है, अमिताभ बच्चन बैठा हुआ मिलता है, जी, तो इसलिए कपिल शर्मा एक का शो एज है। है। कपिल शर्मा को कहें कि गेस्ट कोई नहीं है तो शो करके दिखाओ, साह चढ़ जाएगा, शो नहीं कर सकता। तो इसने कोई पैसा पुसा आ गया है, कोई इतना के सोचा भी नहीं होगा। मैं बता रहा हूँ कि एक दौर की बात कर रहा हूँ, 2005-6 की बात कर रहा हूँ। साथ कर लें जब मुंबई उसके लिए अमेरिका था जी, और मुंबई उसके लिए ड्रीम था, ख्वाब था। आज वो किंग ऑफ मुंबई है अपने काम का, और अब वो नेटफ्लिक्स पे उसका शो जा रहा है और करोड़ों नहीं अरबों रुपया उसने कमाया है। तो अपनी फिल्में भी प्रोड्यूस कर दी, चाहे वो कामयाब नहीं हुई। तो कोई कैफे मौसूफ ने जो है कनाडा में बनाया, ये अपनी फैमिली के साथ, और वहाँ गया है कपिल शर्मा। और उस कैफे की अभी लॉन्च हुई है कुछ दिन पहले। तो वैसे मैं सारी खबर आपसे शेयर कर लेता हूँ, फिर इस पे बात कर लेते हैं कि लॉन्च जिस कैफे की जी इसने, प्लीज। उस इफ्ताह के चंद रोज बाद ही इस कैफे पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया और गोलियां बरसा दी कैफे पर। ताम इसके नतीजे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इलाके में खौफ राज फैल गया। इस वाक़े की एक गैर मुसद्दगा वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें एक शख्स को कैफे पर फायरिंग करते देखा जा सकता है। मुख्तलिफ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जर्मनी में मुकीम खालिस्तानी जो है ये ग्रोह है कोई, और बब्बर खालसा इंटरनेशनल PKI के करिंदे हरजीत सिंह लुड्डी ने हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली। हरजीत सिंह ने दावा किया है कि हमले की वजह कपिल शर्मा कॉमेडी शो है, जिसकी एक किस्त में उन्होंने नहंग सिखों का मजाक उड़ाया था, जिसमें इनके मजहबी जज्बात मजरूह हुए थे। ये जो मामला है ना मजहबी बैकग्राउंड है, हाँ जी। जज्बात वाला, ये एंड पे आपने रजब बट रखना है, जी, ठीक है। या इसके बाद हम उसकी बात कर लेते हैं। वो भी इस वक्त इस तरह की सिचुएशन में बुरी तरीके से फंस चुका है और मुल्क से भाग गया है। मैं अभी आपको बताता हूँ। उसमें यह हुआ कि सरे पुलिस ने एक बयान में कहा है कि वो वाकई की तहकीकात कर रही है। बयान के मुताबिक जुमेरात 10 जुलाई को रात 1:50 पर पुलिस को स्ट्रीट के 8400 ब्लॉक में एक कारोबारी मुकाम पर फायरिंग की इतला दी गई। 120 पे जो उनका नंबर है, वहां का जो 15 है। पुलिस के मुताबिक जब पहुंचे तो मालूम हुआ कि फायरिंग जो है कारोबार पर की गई है, किसी कारोबारी प्लेस पर, जिससे इमारत को नुकसान पहुंचा, जबकि इस वक्त अमला अंदर मौजूद था। खुशकिस्मती से किसी को कोई जिस्मानी नुकसान नहीं पहुंचा। पुलिस का कहना है कि वाकई की तहकीकात जारी हैं। वैंकूवर सन के मुताबिक पुलिस के पास अभी तक मुश्तबा शख्स की कोई शनाख्त नहीं और फायरिंग की वजह भी मालूम नहीं हो सकी। ये पुलिस का स्टेटमेंट है। वो जो हरजीत सिंह उन्होंने जानक ने हमले की अपना जिम्मेदारी पैगाम दिया, वो लैदा है। कबूल कर अच्छा, ली है। उसके बाद ये है कि वो कपिल शर्मा एक आर्टिस्ट है। वो जो है ना उसको एकदम से जैसे एक हार्ट प्रॉब्लम की फीलिंग आई, उसकी सांस रुकना शुरू हो गई और उसकी तबीयत खराब हो गई। जब उसको इस वाक़े का पता चला, वो खुद उस वक्त वहां पे मौजूद नहीं था। कपिल शर्मा 3-4 रोज पहले जब लॉन्च होती है तब वो अपनी फैमिली के साथ वहां पे मौजूद था और वो सारा एक सेरेमनी हो गई। लेकिन वो करीबी जो है वो रिहाइश थी जहाँ पे वो रुका हुआ है। तो अब उसकी तबीयत खराब हुई। ये वाकया पता चलने के बाद जब उसे ये पता चला कि ये कपिल शर्मा पे अटैक किया गया, तो ज्यादा वो एक ज़हनी एक परेशानी का शिकार हुआ है और वहां से उसको हॉस्पिटल एडमिट करवा दिया गया। और वो तकरीबन एक दिन पूरा और एक रात उसको हॉस्पिटल रखा गया है। मेंटली ट्रॉमेटाइज्ड। एग्जैक्टली। और अब उसका ये कहना है कि ये लोग मुझे मार देंगे और मुझे इनसे बचाया जाए। और मेरा ख्याल है कि आखिरी इतलात आने तक फिल 4 जो है वो उससे कहा गया कि आप कनाडा छोड़ें और इंडिया वापस पहुंचें। और कनाडा में सूरत हाल जो है ना ये है कि नरेंद्र मोदी पे बराह रास्त जो है कैनेडियन हुकूमत ने इल्ज़ाम लगाया है कि बीजेपी के कुछ लोगों ने वहाँ पे सिख रहनुमाओं को कत्ल करवाया। और रा जो है और बीजेपी जो है और आरएसएस जो है, ये कनाडा में इस तरह के दहशतगर्दाना वाक़यात में मुलव्वस हैं। और जिसकी तस्दीक उनके जो है वो एक्स प्रेसिडेंट ट्रूडो ने की है। तो अब ये है कि इस तरह की वहाँ पे सिचुएशन है। और कैनेडियन सिख जो है वो बहुत ज़्यादा नफरत करता है
इंडियन हुकूमत से, ख़ास तौर पे नरेंद्र मोदी की हुकूमत से बहुत ज़्यादा नफ़रत है और एक खालसा तहरीक चल रही है। वो हम सब ने देख ही लिया। और अब जो है ना, ये बड़ा अजीब सा मामला है। और अगर ये हमला कपिल शर्मा पे कनाडा में हो सकता है, तो इंडिया में तो बहुत ही एक मुश्किल रहेगी। और चूंकि कपिल शर्मा का अपना ताल्लुक पंजाब के साथ है, चाहे वो सेटल मुंबई में हो चुका है, वहाँ पे उसका घर भी है, वहाँ प्रॉपर्टीज हैं, अपार्टमेंट्स हैं, सब कुछ है, लेकिन पूरा खानदान जो है पीछे वो पंजाब में रह रहा है आज भी। और अक्सर ये बताता है कि उसकी वालदा जो है वो बहुत कीन है इस मामले में, और वो अक्सर अब पंजाब आती हैं और कई कई दिन यहाँ पे रहती है, बड़ा अरसा रहती है। कपिल शर्मा के रेगुलर कंसेक्टिव विजिट होते हैं पंजाब के, और अपने रिश्तेदारों के साथ और फैमिली मेम्बर्स के साथ वो वक्त गुजारता है। तो ये एक बड़ा अलार्मिंग है कि इतना बड़ा स्टार है इंडिया का और वो महफूज नहीं है। और वो महफूज इंडिया में होना एक अलग बात है, वो कनाडा में महफूज नहीं है। लेट्स सी और मज़ीद तफसीलात क्या हैं और कपिल शर्मा की तबीयत के हवाले से भी हम नाज़रीन को बताएंगे। लेकिन सर, जब बात करते हैं ईरान और इसराइल की, ईरानी सहाफ़ी ने जमान न्यूज़ में ये दावा किया है कि इसराइल ने जो ईरान पर वार किया, जो जंग की, उस पर जादू टोनों का इस्तेमाल किया गया है। और वो किस तरह? वो ये कहते हैं कि सड़कों पर कुछ कागजात मिले जिन पर इबारात थी, लेकिन इसके हवाले से, इसके कॉन्ट्रे, मैं कहूँगी कॉन्ट्रे टू इट, इजरायली ओहदेदार ने मोसाद की ट्वीट पे रीट्वीट करते हुए कहा है कि ये कोई ऐसी रीजनेबल सी एक्टिविटी तो नहीं है कि जिसमें मिस्टर नेतन्याहू मुलविस हो या इन्वॉल्व्ड हो, लेकिन जादू टोने, भूत प्रेत, नात तो हर जगह है। हैरत की बात है, मुझे तो लगा कि पता नहीं बनी गाला की किसी लड़ाई की बात हो रही है कि जादू टोने का जिक्र आ गया है बनी गाला और अडयाला के सर, दरमियान ये इसके अलावा कहीं और भी चल रही है ना, महाजर ईरान आई और इजराइल। वहाँ पे जादू टोना, ये मैंने राइट। पहली दफ़ा सुना है जो है वो। उसके बाद इन तमाम तर रूहानी वाक़यात के बाद ये जो ईरान है, इजराइल के दरमियान में भी कुछ ऐसे ही चल रहा है। ये बिल्कुल ये दावा किया है ईरानी अखबार ने, और उनके सहाफ़ी हैं, उन्होंने कहा है जी कि ईरान से जंग में नेतन्याहू ने जादू टोने का सहारा लिया। और ये जवान अखबार है उनका, वैसे जवान नहीं, इसका नाम ही जवान है। तो उसके साबिक एडिटर हैं अब्दुल्ला गंजी, उन्होंने ट्वीट किया है कि इसराइल ने ईरान के साथ जंग के दौरान जादू और माफूकुल फितरत अरवा का इस्तेमाल किया जो नज़र नहीं आती। तो इन्होंने कैसे सोचो देखी? जरा कि वो, यानी कि वो कैसे वो फौजी होंगे, नज़र नहीं आ रहे और वो हमला कर रहे हैं। कमाल नहीं हो गया? अच्छा, यानी कि इस तरह की फौज नेतन्याहू के पास है। और अब्दुल्ला गंजी के मुताबिक इसराइल से जंग के दौरान तेहरान की सड़कों पर कागज के चंद टुकड़े मिले थे जिनमें यहूदी अलामतों वाले तावीज़ मौजूद थे। गजा जंग के पहले साल में नेतन्याहू की जादुई माहरीन अब्दुल्ला से मुलाकात से मुतल्लिक भी खबरें लीक हुई थी। उसके बाद गंजी की ट्वीट पर मोसाद फारसी नामी ऑफिशियल अकाउंट से रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए ट्वीट की गई कि मंशियात का इस्तेमाल और जुनून से गुफ्तगू किसी मुल्क के सरबराह के लिए मुनासिब नहीं है। बादज़ां अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइली ओहदेदार वलीद गदबान ने मोसाद की पोस्ट को रीशेयर करते हुए ट्वीट की, जिन भूत तो हर जगह मौजूद होते हैं। ठीक है, तो अब यह है कि वो इल्ज़ाम ये भी नेतन्याहू पे लगाया कि वो मंशियात का इस्तेमाल करता है। तो अब जो है नेतन्याहू वहाँ की अडयाला में कभी काबू आए, फिर साल 1.5 साल अंदर रहे, और सर, हर चीज फिर आप अडियाला और नहीं नहीं इमरान खान और जेल उनकी से मिसेस मिसाल की दी है, जोड़ देते जेल हैं। से मिसाल दी है। तो नेतन्याहू को अंदर बंद रखा जाए, जब अब बहुत जल्द इसने गिरफ्तार हो जाना है, इस पे केस चल रहा है और उस केस में इसकी हुकूमत चली जानी है। तो अब ये वो तो गिरफ्तार हो आपने जाए, प्रेडिक्शंस पहले भी साल की 1.5 है। साल अंदर रहे, अंदर इसको मंशियात ना दी जाए, फिर ये फैसला हो कि ये नशा करता था, नहीं करता था, मंशियात का सर, एक इस्तेमाल जगह करता था। जंग हुई भी है, दूसरी जगह आप मंशियात से अच्छा, इवेलुएट नहीं, उन्होंने करेंगे। कहा है ना भाई, जहां ये इल्जाम लगाया है कि उसने कोई जादू टूना किया है, तवीज़ों के साथ जंग लड़ गया वो, ठीक है, और वो तो लोग सर, वो नजर, अपने उस जादू टोने से 1.5 साल रह सकता है मंशियात के बगैर? अगर जादू टोने से वो जंगे लड़ रहा है, देखिए तो फिर वो मंशियात के बगैर भी रह मंशियात का लेगा। जादू टूने से कोई ताल्लुक नहीं। जो बंदा मंशियात करता है ना, उस पे तो वैसे जादू टूना असर ही नहीं करता। उसके सामने तो चुड़ैल बिठा दे, तो वो पॉडकास्ट शुरू कर दे, उन्हें कोई फर्क नहीं पैंदा, वो जो मर्जी कर ले, उसमें तो कोई मसला नहीं। क्या चाह रहे हैं? नहीं, मैं कहने का मकसद है कि उसको उसको क्या होश के सामने जिन है, चुड़ैल है। और बल्कि मैंने तो सुना है कि मंशियात के जो एडिक्ट होते हैं उनके सामने तो
जैसी मर्जी को बदसूरत औरत बिठा दे, उन्हें अच्छी लग रही होती है उस वक्त। अच्छा। ठीक है, तो इसका ये सबसे बड़ा फायदा है। तो अब ये है कि उन्होंने एक जंग जादू से कहते लड़ ली है, जादू से वो जीत लिया, ये उनका उनका इल्जाम है। उनका इल्जाम है ही क्यों, जब उन्होंने ईरान तो यार कहता है कि वो स्टेबल है, उन्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा इस इस लड़ाई जंग में से। ना इतनी इतनी अजीबो गरीब तरह की हमने बड़ी जंगें चाहे स्टूडियोज में बैठ के कवर की, हमारे बहुत से लोगों ने, बड़े बड़े नाम हैं जिनमें मैं आज जरूर नाम लूंगा, अवैस तोईद का, उसके बाद उन्होंने जंगें कवर की, हामिद मीर ने जंगें कवर की, तलत हुसैन ने जंगें कवर की अपनी जानों को जो है ना वो खतरे में डाल के। ये हमारे वो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कुछ खवातीन हैं एक तो, और मिसेस अवैस तोईद ने भी जंगें कवर की। तो ये लोग तो इराक जंग की बात कर रहा हूँ मैं जी। और उन जंगों में जाके ये वहाँ से रिपोर्टिंग करते रहे। फिर इकरारुल हसन गालिबन गए थे पीछे कुछ इस तरह की सूरत हाल में। तो कहने का मकसद है कि ये मैंने पहली दफ़ा सुना है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि उसने क्लेम कर दिया, सुपर पावर के सदर ने, डोनाल्ड ट्रंप ने, उन्हें कहा कि ईरान ने हमारे हमले के जवाब में जो जवाबी हमला किया हमारी एयरबेस पे, वो मुझसे पूछ के किया। ये किस तरह की जंगें हो रही हैं? ये तो और कोई, फिर एक तरफ ईरान कहते हैं कि हम ये तो कोई स्टेबल हैं। गुड्डी गुड्डे का खेल है। वो कहता है कि मुझसे टाइम भी तय किया इन्होंने, आज के दिन तक उसका कोई तरदीद या जवाब नहीं आया। उन्होंने कहा जी मुझसे टाइम तय हुआ कि 1:30 पे यहाँ हमला करेंगे, 14 मिसाइल हम दागे। यानी कि इस तरह जिस तरह चाहते कोई आ रहा है, चाय पे भी इनवाइट किया हुआ, हार्टी पे, कितने बंदे आएंगे? उन्होंने कहा हम 14 बंदे आएंगे। ट्रंप ने कहा अच्छा ठीक है, 14 मिसाइल आप मार उन्होंने एयरबेस लो, इवैक्यूएट और करवाई, वो कर ली, खाली कर दी। हाँ जी। ये इल्जाम है डोनाल्ड ट्रंप का, लेकिन ठीक इसके है? आगे कोई रिस्पॉन्स नहीं है ईरान का। इसको साबित करना ना। और सर ईरान ने इससे पहले ये भी तो कहा अब कि ईरान का हमारी इल्जाम तो आ गया। सारी हम स्टेबल हैं, कुछ तबाह नहीं हुआ। हाँ, फर्द जोहर उन्होंने कहा वो जी, तो हम तबाही नहीं, उन्होंने स्टेबल कहा हैं। हाँ। अब उन्होंने ये कह दिया है कि हम जो है यूरेनियम एनरिचमेंट से रुकेंगे नहीं। ठीक है, अच्छा, ये रद्द अमल हो सकता है ट्रंप के सच या झूठ का कि जी इन्होंने फिक्स मैच खेला मेरे साथ। अब जो है ना ईरान ने ये कह दिया है कि हम यूरेनियम एनरिचमेंट से नहीं रुकेंगे, हम अपने प्रोजेक्ट से पीछे नहीं हटेंगे। आपको मंजूर है ठीक है, नहीं मंजूर, हमने मुज़ाकरात कोई नहीं करने, तो फिर लड़ाई है। ठीक है, अब ये एक स्टेटमेंट आया ट्रंप के, उस स्टेटमेंट में। अच्छा, बीच में ये जादू, अच्छा जादू टोना जो है वो एक साफी का दावा है, एक अखबार का दावा है, मज़ीक का खेस भी हो सकता है। अच्छा, चूंकि हम पाकिस्तान में बैठे हैं, इस वक्त लाहौर में बैठ के शो कर रहे हैं, हो सकता है ईरान में उस वक्त सड़कों पे कोई ऐसी चीजें किसी को नजर आ गई हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और वो किस तरह की मखलूक होगी जो हमला कर रही थी, और किस तरह नेतन्याहू ने उस मखलूक को किस तरह कन्विंस किया होगा कि इधर अटैक करना है या इधर नुकसान करना है। यानी कि मुझे अजीब सा है। और उनके खाने पीने का इंतजाम कैसे होता होगा, क्या होता होगा? शाम के वक्त जो है ना 18 चुड़ैलें कह रही सन भूख लगी है, और वो उसके लिए अरेंजमेंट हो रहे हैं, और कैसे वहां से खाना किस तरह का आ रहा होगा, कहाँ से आ रहा होगा, किसी को नजर नहीं आ रहा, वो सारे खाना खा रहे हैं, और पास से कोई गुजर रहा है उसको खुशबू आ रही है। उन्होंने कहा यहाँ कोई खाना खा रहा है, तो वो कह रहे जी पता नहीं कौन खा रहा है। अब वो ढूंढ रहे हैं, वहां से अमजद भट्ट को बुलाया गया, उनके बट सब देखो कहते कौन खा रहा है खाना। बट ने 2 चुड़ैलें निकाली बीच में से, उन्होंने कहा मेरे को मेकअप कराना आई सी, ए खा रही हैं। ठीक है, तो बहरहाल इस तरह की अजीबो गरीब सी चीजें चल रही हैं। अलबत्ता जंगों का दौर है, जंगों का कुछ भी कहा जा सकता है, सीजन है, कोई भी मौसम ओपिनियन आ है, सकती कुछ भी है। कह देता, कोई कहता जी मेरी मर्जी से हुआ, कोई कहता मेरी मर्जी से नहीं हुआ, कोई कहता की एक ओपिनियन है कोई कहता हमने सारा कुछ तबाह कर दिया, वो कहता सारा कुछ भी नहीं होया। इस तरह के ये जंगें मिसाइलों, टैंकों और जहाजों से ज्यादा, तैयारों से ज्यादा, ये जो है ना अल्फाज की जंगें हैं फिलहाल। एग्जैक्टली, और ये बयानिए की जंगें हैं, और एक दूसरे पे बयानिया थोपा जा रहा है, एक दूसरे को लेट डाउन किया जा रहा है, एक दूसरे की जो है ना वो कमजोर साबित करने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल तो इस तरह की जंग, जिस तरह यहाँ होता था पीटीआई और नून लीग के दरमियान। मैं तो दसा ये पीटीआई नून लीग मुझे लगता है कि अंदर खाने ना को मिलके गेम कर रहे हैं। इन्होंने सबको बेवकूफ बनाया। मुझे लग रहा है कि ये जो नवाज शरीफ साहब जो है, लग रहा है मुझे, अडयाला जेल गए एक बात आपको बताऊं, इमरान खान को नहीं मिलने नहीं गए, वो तो छुपता नहीं है, वो कोई ये थोड़ा ही है कि नजर नहीं आते नवाज शरीफ साहब। ईरान थोड़ा ही है, वो तो नजर आएंगे जाएंगे। तो कहने का मकसद ये है कि जो इमरान खान का क्लेम है, बयानिया है, आज मैं आपको बड़ी तल्ख हकीकत बता देता हूँ कि इमरान खान का बानी चेयरमैन पीटीआई का यह मानना है कि उनका मैंडेट चोरी हुआ, उनके साथ ज्यादती हुई,
उनसे इलेक्शन छीना गया, उनको हुकूमत से बाहर किया गया, उनको जेल में डाल दिया गया। ये सच है कि गलत है? ये नहीं मैं कह सकता। क्या नवाज वजह है? शरीफ साहब जो हैं, उनके अगर दिल की बात पूछें जो वो किसी से नहीं करते और आजकल अभी तक नहीं कर रहे हैं, अब ये लावा कब तक नहीं फटता, तो उनका अपनी जात के हवाले से जब 4 साल बाद वो लैंड किए तो वो तो बतौर वजीर आजम लैंड किए थे। मुल्क के तमाम अखबारों के लीड थी वजीर आजम नवाज शरीफ, लेकिन वो तो तारीख में शहबाज पहली शरीफ साहब मरतबा, बन गए ना। तारीख में पहली मरतबा। तो मुझे लगता है कि नवाज शरीफ की अपने साथ ये जो कुछ हुआ वो उसको उसी तरह की ज्यादती समझते हैं जिस तरह की ज्यादती इमरान खान समझते हैं मुबैना तौर पे कि मेरे साथ ज्यादती हो गई। तो अब इसी तरह की ज्यादती नवाज शरीफ समझते हैं कि मेरे साथ ज्यादती हो गई, मुझे बुलाया गया, मुझे डिच करवाया गया, मुझे धोखा दिया गया और मुझे वजीर आजम नहीं बनाया गया। तो नवाज शरीफ और इमरान खान का बयानिया मुख्तलिफ नहीं है, ठीक है? तो लेकिन यहाँ पे वोट तो इमरान खान दावा करते हैं ना कि उनको नहीं तो उनको मिले होंगे वोट ना। तो 2018 में नून लीग और पीपल्स पार्टी दावा करती थी कि वोट हमें मिला है और हुकूमत इमरान खान की बन गई थी। हमेशा की तरह तो यही इस तरह हुआ तो है, होता है, ऑपोजिशन में तो इस यही तरह तो होता होता है। है, इस तो तरह सर का आपको मुझे ऐसा लगा शायद अब आप ये कहने लगे थे गुफ्तगू के दौरान कि शायद मियां नवाज शरीफ साहब जैसे खुद समझते हैं कि उन्हें वजीर आजम होना चाहिए था, शायद वो इस बार कोशिश करेंगे इमरान खान जो है साबिक से आपके कप में चाय ही है। जी से मेरे कप में चाय ही है। तो फिर आगे बढ़े, जी ठीक है, लेकिन हम इसे कंटिन्यू रख सकते हैं अगर आप कहते हैं तो। एनीवेज रख लेंगे, कल भी शो कर। जी जी जरूर। सर हॉकी टीम की बात करते हैं, सुना है उन्हें शदीद फंड्स की कमी का शिकार है। यार वो बड़ी तकलीफदेह बात है। मैं आपको बताऊं, मुझे राब्ता किया तोकीर डार साहब ने, हॉकी टीम ने तब भी कोई बहुत बड़ा इवेंट खेलने जाना था और तोकीर डार साहब जो है वो हमारे बड़े भाई हैं, वो उस वक्त हॉकी फेडरेशन में कुछ उनके पास ओहदा भी था। कुछ अर्सा पहले एक जॉर्ज टाउन में हॉकी स्टेडियम बना, उसकी बल्कि मैं ही उसको कंडक्ट किया था, उसकी लॉन्च मियां शहबाज शरीफ ने की थी। तो वो मुझे फोन आया, कहते यार वो टीम ने खेलने जाना है तो पैसे नहीं है। ये कौमी खेल है हॉकी और ये हालात है, उसकी नेशनल टीम ने इंटरनेशनल इवेंट में खेलने जाना है और वो कोई मिनी वर्ल्ड कप टाइप इवेंट था। तो कहते पैसे नहीं है, कितने पैसे चाहिए? तो कम अज कम जो है उस वक्त 5-6 मिलियन की बात की। और इतनी तकलीफदेह बात है, इतनी ये बाइस शर्म बात है। मैं इसलिए ये इसको डिस्कस कर रहा हूँ कि मैंने 1-2 चैनल्स पे देखा है कल से कि ये डिस्कस हो रहा है, चैनल्स के ऊपर ये डिस्कस हो रहा है कि हॉकी टीम के पास जो है वो फंड्स नहीं है। और मुझे तब तो ये कहा गया कि उनकी जो किटें हैं वो बनाने के लिए पैसे तो नहीं सर है। ये किसकी जिम्मेदारी तो है? मैं उस वक्त जो है ना, मैंने फोन किया गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब, मैंने कहा सर इस तरह ना टीम में जाना है तो वो बड़ा फंसे हुए हैं, तो अगर आप उन्होंने कहा जी आप टीम को खाने पे ले आए मेरे पास। पूरी हॉकी टीम को तोकीर डार साहब के साथ मैं खाने पे लेके गया गवर्नर हाउस। गवर्नर साहब ने रोटी खिलाई सबको, शील्डें दी और खुदा हाफिज कह दिया। मैं कहा सर वो पैसे नहीं है उन्होंने, कहते वो मेरे पास भी नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने खाना खिला के वापस भेज दिया। तो उन्होंने खाना खिला के जो है ना हॉकी टीम को, तो की डार साहब कर मुझे गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर साहब ने वापस भेज दिया। उन्होंने कहा यार मैं तो ये इज्जत दे सकता हूँ, खाना खिला सकता हूँ, लेकिन मैं मेरे पास तो नहीं फंड। तो कहने का ये मकसद है कि उस टीम ने क्या परफॉर्म करना है, उस खिलाड़ी ने क्या खेलना है कि जिसपे यही प्रेशर रहे कि यार उसके घर का किचन है, उसका खर्चा है, उसके पैसे हैं, उसको क्या सहूलियात हैं। तो ये आप कर रहे हैं अपने कौमी खेल के साथ। और मैं समझता हूं कि ये अच्छा उस वाली टीम में रेहान भट्ट था कैप्टन, ठीक है, ये रेहान भट्ट को याद होगा, ठीक है। और कहने का मकसद ये है कि वो क्या परफॉर्म करेंगे और हॉकी फेडरेशन क्या कर रही है। हुकूमत जो है ये अरबों रुपए का बजट और ये सड़कें, ये नाले, गुलाब के अर्क आप जो है ना वो छिड़काव कर रहे हैं। और भाई गुलाब के अर्क की जगह आप कोई गेंडे का अर्क छिड़काव कर दें, थोड़ा सस्ते वाला। आप जो है ना इस हॉकी टीम का कोई हालत तो उसकी संवार दें, उन बेचारों को कोई कॉन्फिडेंस दे दें, उनको कोई सहूलियात दे दें। और या आपने क्रिकेट की तरह हॉकी भी बर्बाद करनी है, हॉकी की तरह क्रिकेट बर्बाद आपने कर दिया है। और जो है ना कौन सा खेल है आपका जिसकी कुछ सरपरस्ती आप कर रहे हैं। वो आपका बंदा नेजा फेंकता है और वो आप जीतते हैं, गोल्ड मेडल जीतते हैं, तब जाके पता चलता है कि वो बेचारे को नेजा ही नहीं है ऐसी,
ठीक है ना, और उसको कोई फैसिलिटी नहीं थी, और किस तरह से वो बेचारा अपनी मदद आपके तहत, और सलमान भट्ट जो है वो स्पोर्ट्स बोर्ड वाले, उनकी मेहनत के साथ वो जीत के आ गया। उसके बाद उसके साथ भी ये हो रहा है कि उसको जो है ना अनाउंसमेंट हो रही है हाउसिंग सोसाइटियों की तरफ से प्रॉपर्टी, और ये इन खिलाड़ियों की इतनी अकल है, ये हर जगह मुंह उठा के चले जाते हैं कि फलां हाउसिंग सोसाइटी वाले ने 2 करोड़ अनाउंस कर दिया, करोड़ों की कोई चेक कैश ही नहीं हुआ अभी तक। ये हुआ वो स्नूकर वाले मोहम्मद आसिफ के साथ, बेचारे के साथ, उसकी वो अनाउंसमेंट है, इन्होंने तस्वीरें बोर्ड, लोगों ने अपने ब्रांड जो है वो सारे वो लगा के और अनाउंसमेंट की, उसको भी कोई चीज नहीं मिली। तो ये खेल के साथ हम कल्चर पहले तबाह, सकाफत तबाह, फिल्म तबाह, ड्रामा तबाह, अब खेल को भी ये बर्बाद कर रहे हैं। अच्छा, खेल की इनको पता क्यों जरूरत? खेल की हुकूमतों को इसलिए जरूरत नहीं है कि ये खुद बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, ये कौम के साथ खेल रहे हैं 70 साल से, और ये एक दूसरे की तरफ पास फेंकते हैं, कभी बॉल उसको दे देते हैं, कभी खुद ले लेते हैं, बारियां ले रहे हैं। और ये सबसे बड़ा खिलवाड़ हमारे ऐवानों में हो रहा है, हमारी असेंबलीज में हो रहा है, सेनेट में हो रहा है। अब ये बोलियां लगेगी, सेनेट का इलेक्शन हो रहा है, अब बोलियां लगेंगी, ये बिकेंगे बकरों की तरह वोट। तो कहने का मकसद है कि वो उन्होंने इसको खेल समझ लिया है कि खेल ये है कि कौम का खून कैसे निचोड़ना है, उनके टैक्सों के पैसे पे अयाशी कैसे करनी है, मुल्क को जो है वो कर्जे में कैसे जो है ना वो डबोना है, और अपनी अयाशियां करनी है, और अपनी अना और जिद के लिए मुल्क को जो है ना उसकी इकोनॉमी को बर्बाद करना है, और खेल के साथ ये करना है। उनका खेल वो है जो वो खेल रहे हैं, इसको वो खेल समझते नहीं है, इनको वो मानते नहीं है। यार कौमी खेल के साथ ये हो रहा है, हॉकी के साथ ये हो रहा है। मैं समझता हूं पूरी टीम को बाइकआउट कर देना चाहिए, लड़कों को उन्हें कहना चाहिए कि इस तरह नेशनल टीम का ये हाल है तो हम नहीं खेलते हॉकी, आप खेल लें। ये सारे जो है ना निकरे पहन के ये निकले ना, ये एमएनए सारे और मिनिस्टर्स मौजूदा जो वफाकी हुकूमत के और सूबाई हुकूमत के, तो ये जाके खेलाएं, ये एशिया कप खेलाएं जाके न्यूट्रल वेन्यू पे इंडिया के साथ। हुकूमत को देखना चाहिए ना टॉप लेवल पर कि किस चीज़ को प्रायोरिटी देनी है, किस चीज़ को नहीं। हम तो अपील ही कर सकते हैं, और जो आप बात करें बिल्कुल ठीक करें, लेकिन लेट्स सी कि अब इस पर हुकूमत जो है वो क्या स्टेप लेती है, और लेना बनता है, बिकॉज ये तो हमारा कौमी खेल है। एनीवेज सर, बात करते हैं पाकिस्तानी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के एक्टर मिस्टर हमायूं सईद की। उन्होंने गिला किया है, अपनी एक स्टेटमेंट पास की है। कहते हैं कि मेरी जब जब कोई फिल्म रिलीज़ होती है तो उस पर नफरत का इजहार किया जाता है अवाम की जानिब से, और मुझे उम्र का ताना मारा जाता है। उम्र का ताना क्यों मारा जाता है? सर उन्होंने लिखा है, आप बताइए। नहीं तो उनको उनको चाहिए था ना, यहाँ देखें कई दफा आपको अपना नाम नहीं सूट कर रहा होता, ठीक है, तो वो बुजुर्ग बड़े कहते हैं कि नाम चेंज कर लो बेटा, तो आप नाम चेंज कर लेते हैं। तो वो हमायूं सईद अपना नाम मुन्ना रख ले, मुन्ना, तो वो 80 साल के भी हो जाए ना तो उनको सब कहें कि मुन्ने की फिल्म आ रही है, ठीक है ना, और उनको कोई भी आवाज देता है ना, कोई भी, तो उन्हें मुन्ना कह के बुलाए, मुन्ने, उनके बच्चे भी उन्हें मुन्ना कहें, मुन्ना अबू आ गए, तो अपना नाम चेंज कर लें। अब मसला यह है कि शाहरुख खान ने कभी यह बात नहीं की, ही 60 ईयर ओल्ड, आमिर खान इज 60 ईयर ओल्ड, सलमान खान इज 60 ईयर ओल्ड, इनका 2-2 सालों का फर्क है। कभी भी उन्होंने ये बात ही नहीं की, उनको ये शिकवा हुआ ही नहीं कभी। अभी उसने 60-61 साल की उम्र में वो सिकंदर फिल्म कर दी है बतौर हीरो, 400 करोड़ की फिल्म है, फटे पे नहीं आई, 4 करोड़ वापस नहीं आया, तो वो क्या रोना रोना शुरू कर दे कि फिल्म भी इन्होंने मेरी उम्र की वजह से मेरी फिल्म नहीं दी? किस आर्टिस्ट की कोई फिल्म उम्र नहीं होती, आर्ट की कोई उम्र नहीं होती, आर्ट तो आर्ट होता है। हाँ ये जरूर है कि मिजाज होता है, फिल्म भी इनका अपना मिजाज होता है कि आप अपनी एज का रोल जो है वो कर लें, ठीक है, आप प्रोड्यूसर है, आप किसी यंग लड़के लड़की को मौका दे दें, आप उसका हक ना मारे ना, क्यों हक मार रहे हैं आप? और आपने खुद ही ये फैसला कर लिया है कि आप फिल्म के इतने बड़े एक्टर हैं कि आप स्क्रीन पे आते हैं तो बस स्क्रीन जो है वो तो लोगों के दिलों में उतर जाती है, और आपसे बड़ा कोई एक्टर, आपने खुद ही फैसला कर लिया। कैसे कर लिया फैसला आपने? आपने फिल्म की थी मैं एक दिन लौट के आऊंगा, शायद वो आपकी पहली फिल्म थी, आपको याद भी नहीं होगा। शुएब आलम उसके प्रोड्यूसर थे, मुंबई में उसका म्यूजिक हुआ था, साहिर अली बग्गा उसका म्यूजिक डायरेक्टर था, अहमद बाटा आपके साथ सेकंड पेयर में काम कर रहा था, तो आपने ये चांस लिया कि मैं फिल्म का हीरो बनूंगा। तो क्या हुआ था लव में गुम के साथ? पहला शो भी फुल नहीं हुआ था।
ड्रामे पे आपने किया मेरे पास तुम हो, जिसका क्रेडिट मैं 80% खलीलुर रहमान कमर को देता हूं। वो उनके डायलॉग से उनकी कहानी थी, उनका लिखा हुआ वो गाना था मेरे पास तुम हो, राहत फतेह अली खान की आवाज थी। अब हर प्रोजेक्ट में आपके पास ये तमाम लवाजमात नहीं है। आपने पंजाब नहीं जाऊंगी की तो आप बीए के स्टूडेंट बने हुए हैं, उसमें बीए कर रहे हैं, यानी कि आप रोल जो है वो आप ही चले, आप ख्याल करें, आप अपनी एज के हिसाब से रोल अपने लिखवाना शुरू कर दें, और वो वाले जो रोल हैं वो उन डिजर्विंग हीरोज को दें, उन एक्टर को दें जो वाकई 20 साल के हैं, 22 साल के हैं, 24 साल के हैं। वो ग्रेजुएशन का स्टूडेंट है, ग्रेजुएशन के स्टूडेंट की एज कितनी हो सकती है? 21 साल होगी, 22 होगी। आपने किस एज में ग्रेजुएशन की थी? आपने किस एज में की थी? कर ली थी। नहीं, कैसे कर ली थी? मसला बस हो गई थी। नहीं, सड़क पार कर ली थी। एज नहीं पूछते। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि आपने कर ली होगी ना, चाहे पिछले हफ्ते की। जी जी। ठीक है ना, किस एज में की? अभी 2 दिन पहले तो मेरी ग्रेजुएशन सेरेमनी हुई है। अच्छा जी। तो चलें, आपकी बाकी सेरेमनी भी अल्लाह करे जल्दी जल्दी हो जाए। तो कहने का मकसद ये है कि अब उनको ये गिला होना नहीं चाहिए। अच्छा, वो कहते हैं जी कि एक टॉक शो में उन्होंने कहा जी कि अपने करियर के दौरान मिलने वाली तनकीद और नफरत जो है ना, उस पर मैं बात करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा जी कि करियर के आगाज से ही मुझे तनकीद का सामना रहा और मुझे अपनी हर फिल्म पर नफरत आमेज तबसरों का सामना रहा है। मुझे याद है कि जब मैंने अपनी पहली फिल्म की तो मेरी उम्र का मजाक बनाया गया। ये वो उसी फिल्म की मैं बात कर रहा हूँ जिसके हम आई विटनेस हैं। मैंने फिल्म इंतहा में कॉलेज के तालिब इल्म का किरदार अदा किया था और उस वक्त मैं वाकई कॉलेज में ही था, लेकिन फिर भी लोग मेरी उम्र पर तनकीद करते रहे। मैंने रिलीज के वक्त एक आर्टिकल पढ़ा जिसमें लिखा था कि मैं किरदार के लिहाज से बहुत बड़ा लगता हूं। सच यह है कि मैं कभी लड़के जैसा नहीं लगा, मैं हमेशा मर्द ही दिखाई दिया। हुमायूं सईद पाकिस्तान के कामयाब तरीन अदाकारों और प्रोड्यूसर्स में शुमार होते हैं। इंस्टाग्राम पर इनके 7.6 मिलियन फॉलोअर हैं। ये बड़ा बड़ा क्रेडिट है। इंस्टा पे फॉलोअर जो है ना और इतने हैं, फेसबुक पे इतने हैं, ये भी बड़ा कमाल है। परवेज मुशर्रफ के पता कितने फॉलोअर थे? वो जिला वतनी के बाद पाकिस्तान आए थे, उन्हें कि जी मेरे तो करोड़ों फॉलोअर हैं और सारे एयरपोर्ट पे आएंगे। 3 बंदे एयरपोर्ट से, करोड़ों फॉलोअर्स हैं, 3 बंदे एयरपोर्ट से। अच्छा चलें, 7.6 मिलियन आपके इंस्टा पे फॉलोअर हैं, 25,000 ते आए तुम वेखन, आपका इतराज खत्म हो जाए। उनके मशहूर ड्रामा मेरे पास तुम हो, दिल लगी, कभी कभी प्यार में, मेहंदी, पंजाब नहीं जाऊंगी, ड्रामे और फिल्में ये शामिल हैं। और 6 सिग्मा प्लस के बैनर तले कई कामयाब जो हैं वो फिल्में प्रोड्यूस की हैं, मनसूबे पेश कर चुके हैं। इन दिनों हुमायूं सईद अपनी नई रिलीज शुदा रोमानवी कॉमेडी फिल्म लव गुरु की कामयाबी का लुत्फ उठा रहे हैं, लुत्फ भी उठा रहे हैं, जिसने अब तक जो है वो 77 करोड़ का बिजनेस कर लिया है। जल्द ही वो एक नए ड्रामे के साथ टीवी स्क्रीन पर वापस आएंगे। और आप जब प्रोजेक्ट्स करते हैं ना, कंसेक्टिव फिल्में करते हैं, ड्रामे करते हैं, उसमें मैं आपको रेशो बताऊं, इंडिया में तकरीबन आज 2025 की बात करता हूं, मेरे अंदाजे के मुताबिक एक साल में 1000 फिल्म बनती है पूरे इंडिया में, जिसमें तमिल भी शामिल है, जिसमें पंजाबी भी शामिल है, जिसमें हिंदी भी शामिल है। तो 1000 फिल्म में से 980, 990, 995, 999 फिल्मों का पता भी नहीं चलता। यकीनन आमिर खान की 3-4 सबक फिल्म आ जाए तो वो एक होता है कि नहीं ये बिजनेस कर जाएगी, तो रेशो यही होती है। तो ये जो है ना, मुझे नहीं समझ आया उनका स्टेटमेंट, और इतना काम उन्होंने कर लिया है। तो वो जो है, या तो फिर अपने देखें, फैंस उनसे मोहब्बत करते हैं और उनको भी फैंस से मोहब्बत करनी चाहिए। तो वो अपने फैंस की बात क्यों नहीं मानते जब फैंस उनकी बात मान के सिनेमा फिल्म देखने आ जाते हैं, आते हैं ना। और इतने इतने 7 मिलियन जो है उनको फॉलो भी करते हैं। तो फैंस अगर इतनी मोहब्बत कर रहे हैं तो अब फैंस ने एक मासूम सी ख्वाहिश का इजहार कर दिया कि आप जो है ना रोल अपनी एज के मुताबिक करें, तो इनको भी फैन से मोहब्बत सर करनी आप बताएं चाहिए। कैसे रोल्स होने चाहिए इनके? इनके क्रीम रोल्स होने चाहिए। सबसे पहले चाय के साथ शाम को बैठे, ठीक है, उसमें आप आराम से हाई टी करें, रिलैक्स हो, टेंशन ना लें और सोशल मीडिया से एहतियात करें, ठीक है, रात 10-11 बजे तक, फिर आराम से सोएं, सुबह उठें, एक्सरसाइज करें अक्षय कुमार की तरह, अपने आप को फिट करें, दोबारा फिर काम फिर पे आपने जाएं। अक्षय कुमार की बात कर दी, तो वो तो इंडियन एक्टर हैं। हाँ हाँ, तो इंडियन एक्टर है तो क्या है तो एक्टर ना,
इंडियन एक्टर है तो क्या है। चलिए बताएं ना कौन सा रोल होना चाहिए इनका। मैं कहता हूँ कि वो खलील साहब से डिस्कस करें ना, जिन्होंने रोल लिखने होते हैं, रोल बनाएं। मसलन अब एक नई लव गुरु बने अगर, तो उसमें ये वाला रोल ना करें जो इन्होंने किया है। कैसा होना चाहिए? ये और मायरा खान करें, जो है ना, ये कपल ही हो उसमें भी, लेकिन इनके बच्चे हों, जवान बच्चे हों इनके। और क्या उम्र है उनके बच्चों की? उम्रें उनकी हो जाए 24-23 साल हो जाए, उसमें क्या है। ठीक है, और बताइए। अच्छा मैं बात बताऊं आपको, ये तो हमें हम हंस खेल रहे हैं, ये दिल जवान होना चाहिए इंसान का। उम्रों में कुछ नहीं होता, उम्रों में कुछ नहीं होता। क्योंकि आप पे भी आ जानी थी बात इसीलिए। नहीं, दिल जवान होना चाहिए। इसलिए वो आपने ना बात न्यूट्रल कर दी है। न्यूट्रल नहीं, तो दिल जवान होना हाँ चाहिए। मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता। हाँ ये है कि अगर उनके फैंस उनको एक एक्शन हीरो भी देखना चाहते हैं, डांस भी उनका जो है ना कोई ऋतिक रोशन टाइप हो, तो फिर उनको उस तरह एक्ट भी करना पड़ेगा, समझ रही हैं। फिर उनको एक्ट जो है ना वो एक बिजली वाला डांस भी और एक्शन भी उस तरह का, जी, और सुन भी मार रहा हो, ठुड्डे भी मार रहा हो जोगर पहन के, तो फिर उस तरह का एक्ट, शायद वो उस तरह का एक्ट कर नहीं पा रहे। तो जाहिर बात है फिर बात वहीं पे आ जाती है कि आज आप इंजमामुल हक को लाके खड़ा कर दें, सईद अनवर को लाके खड़ा कर दें, वसीम अकरम को लाके, वो रिफ्लेक्सेस नहीं रहते। ये एक नेचुरल जो है एक फिनोमिना है और ये कुदरत है, तो वो आज वो रिफ्लेक्सेस नहीं होंगे। लेकिन सर प्रोडक्शन का भी तो काम होता है ना, प्रोडक्शन ने काम कैसा निकलवा रहे हैं, आर्टिस्ट को क्या करैक्टर दिया है, क्या स्क्रिप्ट है, क्या आइडियोलॉजी है, ये चीजें भी तो मेरे ख्याल से मैटर करती है। नहीं, और आपने जिनका नाम नहीं, वो तो स्पोर्ट्स पर्सन है सारे। नहीं, अकरम काम तो उनका भी यही है ना, काम तो उनका भी यही है। ठीक है, अब फिल्म की बात कर लें तो ये इसमें भी आपने खेलना ही होता है। इसमें आपने जो है ना इस वक्त डायलॉग खेलना है, इस वक्त आपने डांस खेलना है, इस वक्त आपने एक्शन खेलना है, तो वो भी एक गेम है। तो कहने का मकसद ये है कि प्रोडक्शन और कैमरा वीक है ये भी माने, हाँ स्क्रिप्ट वीक है ये भी माने, जाहिर है कि वो तो फिर मिली जुली चीज। म्यूजिक क्यों नहीं आपका आता? आप जब पहले फिल्में आती थी, तो ये मैं तेनू समझावा की, विरसा फिल्म 6 बार रिलीज से पहले वो गाना हिट था। ठीक है, यानी कि एक गाना जो है वो पूरी फिल्म को उठा के ले जाता था। एक गाने के लिए लोग फिल्म देखने जाते थे। इन्होंने तो वो गाना भी वो ले लिया जो पहले ही एक सिंगल सॉन्ग था आरिफ वार साहब का, और वो भी आपने ले लिया, सारे लवाजमत भी पूरे कर दिए, इतनी हैवी प्रोडक्शन भी है। और आपने तो फिल्म देखी है, खैर मुझे तो किसी ने दिखाई नहीं है। सर वो 2 दफा मैंने पता किया, वो कहते टिकट खरीदना पड़ेगा, मैं फिर गया ही नहीं। ऐसा है कि वो जो फिल्म है, अगर 3 to 5 मिनट्स का आप एक शॉर्ट फिल्म भी रख ले तो उसमें भी कवर हो जाती है सारी स्टोरी। आपका ख्याल है कि लव गुरु 5 मिनट की होनी चाहिए थी, 1.5 घंटे की नहीं होनी चाहिए थी? ओके, चलें, ये तो आपसे ये हम थीसिस प्रोजेक्ट्स करते हैं ना, आपसे सीखा मैंने। यूनिवर्सिटी में हमने सबमिट कराना होता है, तो ये स्टोरीज तो मेरे ख्याल से हम 3-5 मिनट की दे देते। बहुत बड़ी राय है। तो आपने तो ऐसी इतनी देर जो है वो मेरी चाचा सुनी है। असल बात तो आपने कर दी कि नहीं, लेकिन आई वांटेड टू लिसन इस फिल्म को, इसको शॉर्ट होना चाहिए था, शॉर्ट फिल्म होनी चाहिए थी लव गुरु, और होनी चाहिए थी 4-5 मिनट बस ना। जो स्टोरी है वो 4-5 मिनट पे खत्म हो जानी चाहिए। अच्छा, जो ऑब्जेक्टिव है, जो क्रक्स है, वो इट्स जस्ट 4 तो to फिर 5 इसको मिनट्स। ऑस्कर अवार्ड मिल जाना था? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, वो क्यों मिलना था? अच्छा, मैं तो आपके लिसानी के 1.5-2 घंटे जाया करने की बजाय आप 4-5 मिनट की ऐसी शॉर्ट फिल्म बना लेते। और जो बाकी बातें आपने की है वो ठीक है, लेट्स सी उस पर हमायूं सैयद साहब जो भी हैं वो लेट्स सी क्या उनका रिस्पॉन्स है। लेकिन जो स्टेटमेंट उन्होंने पास की है इस एज में, आई थिंक ही इज अ ग्रेट एक्टर। लेकिन आपने जो कहा फैंस की, उन्हें भी सुननी चाहिए। हाँ, फैंस की राय का एहतराम करना चाहिए। ठीक है, हम तो फैंस है ना जी, हम तो बतौर फैंस अपनी राय दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक। थैंक यू सर फॉर टुडेज अपडेट्स। मजीद तफसीलात नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे और बताते रहेंगे, लेकिन फॉर दैट जस्ट स्टे ट्यून्ड टिल नेक्स्ट सेशन। टिल देन बाय बाय।